Hello everyone, I'm Jyoti Bala Rathod, Vocational Instructor Dressmaking from NSTI इंदौर। आज मैं आपका टॉपिक लेने वाली हूँ स्प्रेडिंग एंड इट्स मेथड। स्प्रेडिंग की जो प्रोसेस है, ये कपड़ा बिछाने की एक प्रक्रिया होती है जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है। जनरली आप घर में भी अगर कपड़ा काटते हैं तो कपड़ा कटिंग करने की जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, काटने से पहले उस कपड़े को बिछाया जाता है। बिछाना भी एक टेक्निक होती है। आप ऐसे ही कपड़े को स्प्रेड करके कटिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे आपको जो है बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है और ये अलग अलग तरह से किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक में उसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रेडिंग क्या होती है। स्प्रेडिंग का मतलब आप समझते हैं कि फैलाना या बिछाना, लेकिन जो प्रोसेस होती है फैब्रिक की लेयर्स को एक के ऊपर एक बिछाना, कटिंग के लिए उन्हें तैयार करने के लिए मास प्रोडक्शन में जब कपड़े के लेयर्स को एक के ऊपर एक बिछाया जाता है। यहाँ बात हो रही है इंडस्ट्रीज में होने वाले काम से, जहाँ पर बहुत सारा कपड़ा, थाउजेंड्स ऑफ पीसेस पर डे प्रोडक्शन होता है और वहाँ पर इकट्ठे कपड़े की कटिंग की जाती है। एक ही बार में एक ही तरह के 200-250 पीस तक कटिंग होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इतने कपड़े के लेयर्स को बिछाना होता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग जो होती है ये कटिंग के लिए प्रिपरेटरी ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है तैयारी के लिए। ये जो स्प्रेडिंग की प्रोसेस होती है एक के ऊपर एक लेयर्स बिछाने की, इसे लेइंग भी कहते हैं और स्प्रेडिंग भी कहते हैं। हम इसे लेइंग भी कह सकते हैं, मतलब कपड़ा ले करना, और स्प्रेडिंग भी कह सकते हैं, मतलब कपड़ा बिछाना। तो ये प्रक्रिया जब इंडस्ट्रीज में की जाती है तो ये बहुत बारीकी से करने वाला काम होता है। हर कोई इसे नहीं कर सकता, इसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए यूज होने वाली मशीनरी, इसके लिए जो आपको टर्म्स हैं वो सब पता होना चाहिए। अदरवाइज इसमें अगर गलती होती है, स्प्रेडिंग में आप गलती करते हैं, तो वो आगे जाके आपके पूरे प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। अभी इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा स्प्रेडिंग के बारे में जानना और उसकी मेथड्स, किस किस प्रकार से इसे किया जाता है, इन सबको जानना। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं एक व्यक्ति है और यहाँ पर ये एक रोलर लगा हुआ है, ये स्प्रेडिंग टेबल है। इस पर आप देखिए एक शीट लगी हुई है, प्लास्टिक शीट है ये। इस पर पहले टेबल के ऊपर ये लगाई जाती है और उसके ऊपर फिर कपड़े को स्प्रेड किया जाता है। आपके कपड़े की जो भी विड्थ होती है उसके अनुसार आप इसे स्प्रेड करते हैं। एक बार में आप लगभग 20 मीटर तक का कपड़ा इसमें लंबाई में स्प्रेड कर सकते हैं। और ये जो है आपका फैब्रिक रोल है, जिसे एक रोलर के ऊपर फीड किया गया है और इस तरह से यहाँ पर इसे फीड करके और इस पर टेंशन फिक्स करके इसे यहाँ पर फिक्स किया गया है। और ये व्यक्ति जो है इस रोलर की हेल्प से इस कपड़े को हर बार एक नई लेयर पर तैयार करने के लिए इधर से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लेकर जाता है। जब एक बार आपका फैब्रिक यहाँ से ले होना स्टार्ट होता है, तब ये ले होकर इस जगह पर आने के बाद में इस पे यहाँ वेट रख दिया जाता है या ऐसे क्लिपिंग कर दी जाती है, जिससे आपका कपड़ा हिले नहीं। जब आप वापस इस कपड़े को या इस रोल को इधर से इधर इस साइड जब लेकर जाते हैं, तब ये आपका फैब्रिक जो है वो स्टेबल रहे। टर्म्स रिलेटेड स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग से संबंधित टर्म्स, यानी जब हम कोई भी काम टेक्निकली करते हैं, जब भी हम कोई काम टेक्निकली करते हैं तो उसके लिए आपको उसके टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ आपको एक शीट दे दी जाती है, स्पेसिफिकेशन शीट बोलते हैं जिसे, जो कि आपको जहाँ से भी आपका ऑर्डर आ रहा है उनके द्वारा दी जाती है। उसमें पूरी स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि कितने आपका जो कपड़ा है कितने विड्थ का रहेगा, कितने पीसेस उन्हें चाहिए कटिंग किए हुए, स्टिच किए हुए। अब जो भी आपका ऑर्डर है उसके अनुसार आपको पता होना चाहिए कि आपको मान लीजिए एक शर्ट बनाने के लिए ऑर्डर है, 1000 शर्ट्स बना रहे हैं, तो उनके हिसाब से उसमें दिया जाएगा 1000 शर्ट्स बनाने हैं, फैब्रिक की विड्थ दी है 90 सेंटीमीटर है, और उसके अकॉर्डिंग अब आपको फैब्रिक को करना, डिवाइड करना है कि कितनी लेयर्स आप फैब्रिक की उस पर स्प्रेड करेंगे कि आपके जो पीसेस है ये इतने पूरे कटिंग हो जाए। कितनी बार में आपको इस तरह से स्प्रेडिंग करके इसकी कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से जब आप अरेंज करते हैं तो ये जब फैब्रिक के लेयर्स को अरेंज करना वो स्प्रेडिंग या लेइंग कहलाता है।
ये जो मास प्रोडक्शन के लिए, मास कटिंग के लिए हम कपड़े का अरेंजमेंट करते हैं, ये जो इसकी एक एक परत होती है उन्हें हम ले कहते हैं। और अरेंजमेंट जो पैटर्न का किया जाता है फैब्रिक के ऊपर, आपकी एक बार ले रेडी हो जाती है, उसके बाद में आप पैटर्न्स को उस लास्ट जो आपकी ले होती है उसके ऊपर पैटर्न को स्प्रेड करते हैं और फिर उस पर आप लेआउट करते हैं। और इस तरह से जब पैटर्न्स रखने के बाद में उनकी मार्किंग चौक या पेंसिल से की जाती है तो उसे हम मार्कर कहते हैं। और जो कपड़े की लेंथ होती है, जितनी भी लंबाई होती है आपने बिछाया हुआ है, उसे बोला जाता है फैब्रिक की उसकी ले लेंथ, लेआउट के लिए यूज की जाने वाली ले लेंथ। अब इंडस्ट्री में स्प्रेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, अभी हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो डीएसटी सिस्टम है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें आपको 3 महीने इंडस्ट्री में जाकर के आपको जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। और ये 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और इसके आधार पर ही आपका अब जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है डीएसटी बोर्ड में ही होनी है। बहुत अच्छा है ये। इससे आप लोग इंडस्ट्रीज में प्लेस होते हैं, इंडस्ट्रीज में जाकर काम करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि इंडस्ट्रीज में किस तरह से काम किया जाता है। और जॉब के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। इंडस्ट्रीज में जब आप काम करते 3 महीने के लिए जाते हैं, उन्हें सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप मशीनों से, आप इस ट्रेड से रिलेटेड सारी चीजों से वेल नोन, आप लोग उनको जानते हो, उसके टर्म्स को जानते हो, उनके बेस को जानते हो। आपने थ्योरेटिकल पूरा पढ़ा है, बेसिक ऑपरेशंस आप यहाँ से सीख के जाते हैं, ड्राफ्टिंग करना सीख के जाते हैं, आपको पता होता है पैटर्न क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, स्प्रेडिंग क्या है, लेआउट क्या है। आप इससे रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी और सारे टर्म्स को जानते हो। इस वजह से इंडस्ट्रीज को भी एक कहना चाहिए कि आप एकदम जो रॉ होते हैं उस तरह से ना मिलकर आप बहुत कुछ आपको नॉलेज होता है, एक सारा का सारा नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज आपके पास है। अब आप अगर आप जाके इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहां आप काम करते बड़ी बड़ी मशीनों को देखते हैं, उन पर आपको काम करने का मौका मिलता है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपको इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। हर व्यक्ति स्टिचिंग ही करे जरूरी नहीं है। स्टिचिंग ऑपरेशन ऐसी चीज है जो कि अगर मशीन चलाना आती है तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं, ड्राफ्टिंग है, लेआउट है, पैटर्न मेकिंग है, ये सारी चीजें पूरी तरह से टेक्निकली होती हैं और इनके लिए आपको बहुत सारी नॉलेज होना जरूरी होती है। तो इसीलिए जब मास प्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं इंडस्ट्रीज में, जहाँ मास प्रोडक्शन होता है तो वहाँ स्प्रेडिंग की प्रोसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि कपड़े कटिंग के लिए इसकी प्रिपरेटरी जो प्राइमरी स्टेज होती है कपड़ा कटिंग की, वो स्प्रेडिंग ही होती है। आप सबसे पहले कपड़े को स्प्रेड करते हो, तभी उस कपड़े की कटिंग कर सकते हो। तो मास प्रोडक्शन में एक एक कपड़े की लेयर बिछाना तो बहुत मुश्किल होता है स्टिचिंग की प्रोसेस के लिए। ये तो इसमें आपकी स्प्रेडिंग की जो प्रोसेस है, इसमें आप मशीनरीज का मैनुअल दोनों तरह से यूज करते हैं, बहुत सारा टाइम सेव होता है। फिर आपका जो कटिंग होते हैं कंपोनेंट सारे एक समान कटिंग होते हैं। फैब्रिक का जो कंजम्पशन होता है बहुत गारमेंट के लिए बहुत ही कम में हो जाता है, आपका वेस्टेज बहुत कम निकलता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्प्रेडिंग के लिए फैब्रिक फीडर है, ये स्प्रेडिंग टेबल है पूरी, ये स्प्रेडिंग टेबल है, ये फैब्रिक फीडर है। यहाँ आपने फैब्रिक फीड किया हुआ है, मतलब कपड़े का एक रोल लगाया हुआ है, ये का फैब्रिक है, ये गाइड रेल है। यहाँ से जब आप एक बार इस लेयर को इधर लेकर आते हैं तब उसे आपको कट करना होता है। अगेन आप इस रोलर को यहाँ तक लेके जाते हैं, यहाँ आप वेट से इसका जो ये वाला साइड है उस पर वेट रख के उसे सेट करते हैं और फिर रोलर को इस ओर ले जाते हैं। यहाँ आप फिर से ये कटर की हेल्प से कट करते हैं। तो ये आपका कटिंग डिवाइस है और ये कटिंग डिवाइस को गाइड करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल सीधा चले, ये गाइडिंग रेल होती है। ये एक तरह का स्लाइडर जैसा होता है जिसमें बहुत स्पीड से आप इस कटर को एक बार इधर से जाके और फिर से इधर लेके आ सकते हैं। इसकी ये वायर जो होती है इतनी लंबी होती है। तो ये है आपकी फैब्रिक स्प्रेडिंग टेबल, फैब्रिक फीडर, ये फैब्रिक, ये आपके कटिंग डिवाइस और ये गाइडिंग रेल। अब मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग देखेंगे हम। स्प्रेडिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। अब हम सोचते हैं स्प्रेडिंग में क्या, स्प्रेडिंग क्या, कपड़ा ही तो बिछाना है, कैसे सीधे बिछाना ही है कपड़े को। लेकिन द स्प्रेडिंग की जो आपकी प्रोसेस होती है, 2 प्रकार की मेथड्स होती हैं, इसे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एक होती है मैनुअल और दूसरी होती है मशीन स्प्रेडिंग या मैकेनिकल स्प्रेडिंग।
यहाँ देखिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं अलग अलग लेवल की होती हैं, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं। तो जहाँ छोटे स्तर पर प्रोडक्शन होता है वहाँ मैनुअल स्प्रेडिंग से काम चलाया जा सकता है। लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, उनमें आप स्प्रेडिंग के काम के लिए मशीन्स का, मैकेनिकल सिस्टम का यूज करते हैं और स्प्रेडिंग करते हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, टाइम सेविंग होती है, लेबर कम लगता है और आपका काम एक्यूरेट होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिलिटी होता है, बिल्कुल एक समान आपका कार्य होता है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट मैनुअल स्प्रेडिंग। मैनुअल स्प्रेडिंग नाम से ही पता चलता है हाथों से किया जाने वाला काम। यहाँ जो स्प्रेडिंग फैब्रिक की हो रही है वो पूरी तरह से मैनुअली हो रही है। फैब्रिक इज लेड कम्प्लीटली बाय हैंड। पूरी तरह से कपड़े को हाथों से ही ले किया जा रहा है, यानी बिछाया जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल असिस्टेंस, इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप हेल्प के लिए एक असिस्टेंस की तरह से रोल कटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रोल कटर जो होता है ये भी आपको मैनुअली होता है, इसमें कोई गाइड रेल नहीं होती है। ये एक आपका स्टिक के साथ में लगा हुआ कटर होता है जिससे कि कपड़े के लेयर को काट दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ मैनुअली ऑपरेटर स्प्रेड ट्रक, आप इसमें स्प्रेड ट्रक का यूज कर सकते हैं। स्प्रेड ट्रक एक तरह का एक जिसपे फैब्रिक फीड करके और रोलर्स लगे होते हैं जिनमें आप फैब्रिक को टाइटली फिट कर सकते हैं और उसे मूव करके आप फैब्रिक को स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसे आपको जब मूव करना होता है तो वो भी आपको मैनुअली करना होता है और हर बार फैब्रिक को आपको रखने के लिए वेट भी खुद से लगाना होता है। फैब्रिक में से रिंकल्स भी आपको हटाने होते हैं। ये जो प्रोसेस है प्रोडक्शन में आपकी मैनुअल वाली, ये बहुत ही चीप होती है, इसमें बहुत सस्ती पड़ती है, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। बस आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वर्कर्स की, काम करने वाले। इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है काम करने के लिए। ये देखिए मैनुअल स्प्रेडिंग है। यहाँ पर जो है ये कपड़ा पूरी तरह से हाथ से बिछाया हुआ है, इन लोगों ने हाथ से स्प्रेड किया है और इसे ये लोग यहाँ पर देखेंगे आप जो है ये कोई रोल नहीं लगा हुआ है, कोई फीडर नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा एक कपड़ा जो है ये रोलर कपड़े के रोल से लेकर के इसे यहाँ से यहाँ तक पूरा हाथों से बिछाया गया है, हाथ से ही इसे स्प्रेड किया गया है। ये देखिए मैनुअल, मैनुअल में ये फैब्रिक रोल है आपका, ये स्प्रेडिंग टेबल है, ये आपका मटेरियल फीडर है जहां पर आपने ये जो रॉड है इसमें आपका फैब्रिक का जो रोल है वो लगा हुआ है और ये इस तरह से अब इसमें से आपको ये लूज करना होता है यहाँ से रोल को और फैब्रिक को खुद से ही खींच के यहाँ तक ले जाना है, वेट रखना है और यहाँ से कट करना है। अगेन आपको फैब्रिक की नेक्स्ट जो लेयर है उसे फिर से लेके जाना है, यहाँ वेट उस पर रखना है एक जैसा इन दोनों की। बिल्कुल आपको जो है इसको विड्थ वाइज और सेल्वेज से दोनों साइड से हाथों से बिल्कुल एक समान मिलाते हुए इस पर वेट रखते जाना है, क्योंकि यहाँ आपके पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि आपका हिले डुले नहीं। आप जब इधर से अगर थोड़ा भी अपने टाइट खींच लिया तो इधर वाली जो आपकी लेयर है वो खिसक के इधर जा सकती है। तो ये मैनुअल में आपके पास में केवल एक रोलर यहाँ लगा होता है, पूरा फैब्रिक आप यहाँ से लूज करके यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं और अगेन इसे लाके इधर कट करते हैं। ये होता है डिवाइस है जो आप मैनुअल से जो कर रहे हैं स्प्रेडिंग का काम, मैनुअल फैब्रिक स्प्रेडिंग का काम कर रहे हैं, उसमें आपको ये इसको बोलते हैं ट्रैक। ये आपका फैब्रिक का जो रोल है, जो रोल फीड किया जाता है, फैब्रिक का रोल इसमें यहाँ फीड किया जाएगा और इसके बाद में यहाँ से फैब्रिक को इधर अंदर बाहर और फिर नीचे से होते हुए यहाँ डालकर ये नीचे फैब्रिक टेबल के ऊपर आएगा। इस तरह से आपका जब फैब्रिक आता है तो इसमें आप यहाँ पर फैब्रिक का जो टेंशन है उसे लूज टाइट कर सकते हैं या फिर ये जो है ये रोलर को आप घुमाते हुए जो फैब्रिक को लूज करेंगे वो फैब्रिक आपका यहाँ से एक समान टेंशन से आएगा, यहाँ तक आप लाएंगे, वेट रखेंगे, फिर से इस जो ट्रैक को है उस तरफ ले जाएंगे, वहां से आप फैब्रिक को कट करेंगे, फिर आप इधर लेकर आएंगे, यहाँ से फिर से नई लेयर आप बिछाएंगे, फिर यहाँ आपका फैब्रिक कट होगा। इस तरह से इसमें एक सुविधा हो जाती है, आपको पूरा फैब्रिक वही रोल फिक्स नहीं है, आपका जो रोल फिक्स हुआ है वो यहाँ पर फिक्स हुआ है और
उससे आपको फैब्रिक निकालने में इजी हो रहा है। जबकि हमने देखा मैनुअल में अगर ये ट्रैक नहीं होता तो एक ही जगह रोल फिक्स होता है और आपको फैब्रिक को हाथ से खींचकर रोल से लूज करते हुए हाथ से यहाँ तक लेके आना होता है और फिर यहाँ से वापस ले जाके उधर कट करना होता है। तो इसमें ये प्रक्रिया आपकी आसान हो जाती है। इसमें व्हील होने से स्मूथली आपकी टेबल के ऊपर मूव करता है। ये आपका मैनुअल प्रोसेस में एक असिस्ट करने के लिए एक टूल है, एक तरह से ये एक आपकी हेल्प करने के लिए गाइड, फैब्रिक गाइड है ये। फिर हम देखेंगे मशीन स्प्रेडिंग या मैकेनिकल स्प्रेडिंग। ये जो स्प्रेडिंग की प्रोसेस है ये भी दो प्रकार की होती है। मशीन से हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है सेमी ऑटोमेटिक और दूसरा होता है ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मतलब उसमें मैनुअल में ही थोड़े से मैकेनिज्म को डाल दिया गया है और इसे थोड़ा इजी बना दिया जाता है, जिसमें आपका थोड़ा सा जो है मेन पावर कम लगता है और मैकेनिज्म यूज करके काम आसानी से हो जाता है। यहाँ आपको दो लेबर न रखते हुए एक मशीन के साथ एक ही व्यक्ति को काम करना होता है। तो जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है ये आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको फुलफिल कर देती है। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट हैंड हैंड मैनुअल जो मशीन है, मैनुअल आपका स्प्रेडिंग का प्रोसेस है उससे मिलती जुलती है। इसमें भी स्प्रेडिंग ट्रैक का यूज हो रहा है, लेकिन इसमें जो स्प्रेडिंग ट्रैक है वहां आप मैनुअल में हाथ से ट्रैक को आप मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। लेकिन यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिक मोटर उसके साथ में लगी हुई होती है, जिसकी सहायता से आपका जो ये ट्रैक है, आपका स्प्रेडिंग ट्रैक है वो मूव कर सकता है। और इसमें एक चीज और होती है कि इसमें आपका कटर होता है। कटर होने से जहां आपकी लेयर खत्म हो रही है वहीं के वहीं पर आप फैब्रिक की कटिंग कटर से कर देते हैं। तो इसीलिए ये आसान होता है। इसमें क्लच सिस्टम होता है और इसमें आपको जो फैब्रिक की लेयर्स होती हैं उन्हें मैनुअली काउंट नहीं करना होता है। इसमें जो स्क्रीन होती है उस पर, इसमें एक स्क्रीन लगी होती है, उस पर काउंटिंग सिस्टम रहता है। वहां पर हर एक लेयर की काउंटिंग आ जाती है और इसमें एक सेंसर कंट्रोल होता है जिससे कि आप इसको मशीन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर है हमारा सेमी ऑटोमेटिक फैब्रिक स्प्रेडिंग मशीन के फीचर्स। अभी आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये आपकी सेमी ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन है। इसमें यहाँ पर आपका फैब्रिक रोल जो है फिट किया हुआ है। इसको यहाँ से लेकर इसमें लेकर ये इस तरह से लगाने से क्या होता है कि कपड़े की जो क्रीज होती है वो हट के कपड़ा स्ट्रेट हो जाता है और बिल्कुल आपका सेल्वेज की साइड से भी एक जैसा होते हुए सारा का सारा कपड़ा नीचे आया है। और अब यहाँ से आपका ये जो फैब्रिक है टेबल के ऊपर स्प्रेड होना शुरू होता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर भी क्लिपर्स है, मतलब इस साइड से आपका जब कपड़ा ये स्प्रेड होता है तो यहाँ पर आप इसे क्लिप कर सकते हैं। अब ये जब उस साइड जाएगा आप टेबल पर, वहां आपका कटर होता है इसमें और कटर की हेल्प से ये आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो जब ये फैब्रिक वहीं के वहीं कटिंग हो जाता है फिर आप नेक्स्ट लेयर बिछाने के लिए आपके पास में इसमें तैयार होती है। इसकी जो हाइट होती है कटिंग के लिए ये 250 mm होती है। यहाँ हम बात नहीं कर सकते इस बारे में कि कितनी लेयर्स कटिंग होती है, क्योंकि लेयर्स जो होंगी आपकी फैब्रिक की थिकनेस पर डिपेंड करती है। आपका फैब्रिक अगर ज्यादा थिक होगा तो कम लेयर लगेंगी, फैब्रिक अगर बहुत सॉफ्ट है, थिन है, तो आपकी ज्यादा लेयर्स आ जाएंगी। यहाँ पर लेयर्स को हम काउंटिंग वाइज नहीं बोलते हुए हम में लेते हैं। मतलब 250 तक जितनी भी लेयर्स, अगर हैवी फैब्रिक है तो हो सकता है आपकी 100-150 लेयर आए, अगर यही कपड़ा आपका थिन है तो 200, 240, 250 तक लेयर्स आ जाए। तो डिपेंड करता है आपकी फैब्रिक की थिकनेस पर। तो इसकी जो हाइट होती है वो 250 की होती है। जिगजैग स्प्रेडिंग हाइट जो होती है 200 की है। मैक्सिमम स्प्रेडिंग हाइट जो है विथ ट्यूबुलर यूनिट 220 है। ट्यूबुलर यूनिट यानी कि जो आपका फैब्रिक होता है, नीटेड फैब्रिक होता है, उनमें फैब्रिक में ऐसी सेल्वेज नहीं होती है, वो कपड़ा ट्यूब की तरह पूरा गोलाई वाला होता है और उसको भी इस पे फीड करके आप यूज कर सकते हैं। उसमें 220 इसकी हाइट रहेगी। मैक्सिमम रोल डायमीटर 500। आपका जो रोल है इसका डायमीटर भी 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उसमें फीड नहीं हो पाएगा।
रोल का जो वेट होता है 120 kg सेमी ऑटोमेटिक मशीन में है। विड्थ अवेलेबल जो है इतनी है हमारे पास। स्प्रेडिंग विड्थ जो होती है जितनी, उसके अनुसार हमको इसमें एडजस्ट विड्थ को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। पावर की इसमें कितनी जरूरत होती है, यहाँ दिया हुआ है 1 किलोवाट। फिर आप देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन। अब फुली ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन जो होती है ये हर तरह के कपड़ों के लिए, लाइक ओपन नीटेड फैब्रिक है, यानी कि जिसमें दोनों साइड सेल्वेज है और नीटेड है, ट्यूबुलर वाला है, लाइक्रा है, कॉटन, जिस भी तरह का कपड़ा हो, आपका कोई भी कपड़ा इसमें आराम से आप फीड कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है जिससे आप इसको ऑटोमेटिकली स्प्रेडिंग मशीन को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो यूज होता है बहुत इजी होता है। इसमें टच स्क्रीन होती है जो ऑपरेटर के लिए पैनल पर लगी होती है, उसी से ऑपरेटर इसे ऑपरेट करता है। जस्ट आपको फर्स्ट टाइम इसमें फैब्रिक फीड करने के लिए फैब्रिक का जो रोल होता है उसको भी बास्केट्स में रखकर, आपको लोड भी उठाने की जरूरत नहीं। बास्केट्स पर एक बार अगर आपने फैब्रिक का रोल रख दिया, उसको आप लेके जाकर इसके रोल में फीड कर देते हैं, और एक बार अटैच करने के बाद फिर आपको ऑटोमेटिक इसमें फैब्रिक जो है नीचे तक आ जाता है, और आप उसे फिर वहीं के वहीं पर फिक्स कर देते हैं, और मशीन को कमांड देते हैं जो भी उतना उतना फिर ये लेयर्स को ले करती है। इसमें अलग अलग स्पीड ऑप्शंस होते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स के लिए। मतलब एक बार आपका जो फीडर होता है, ये जो फैब्रिक स्प्रेडर होता है, एक बार आगे जाता है, एक बार फिर से पीछे आता है, इस तरह से ये काम करता है। तो वो जो होता है उसके लिए भी आपके पास में अलग अलग स्पीड के कंट्रोलर्स होते हैं। एज कंट्रोल सिस्टम होता है जो सेंसिटिव टू डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड में काम करता है। एज कंट्रोल सिस्टम यानी कि कभी कभी क्या होता है कि एज पर से कपड़ा घूम जाता है, या वहां से कहीं कोई क्रीज होती है, मुड़ा हुआ है, तो ये आपको शो कर देता है। ये कंट्रोल पैनल सिस्टम से ये सेंसिटिविटी जो भी होती है इसमें, तो स्पीड पर इसकी इफेक्ट आता है और ये उसे बता देता है। 100 मीटर पर मिनट इसमें स्प्रेडिंग होती है कपड़े की। इसकी स्पीड जो होती है 100 मीटर पर मिनट कपड़ा स्प्रेड करने की स्पीड इस मशीन की होती है। देखिए इतना स्पीड से आप हाथ से काम नहीं कर सकते हैं। 100 मीटर कपड़ा सिर्फ 1 मिनट में इसमें स्प्रेड हो जाता है, और इतना अच्छा, इतना परफेक्ट, इतनी एक्यूरेसी के साथ में होता है कि आप मैनुअली अगर ये काम करेंगे तो शायद आपको घंटों लग सकते हैं। इजी रोल लोडिंग विथ ऑटोमेटिक, इसमें ओपनिंग बास्केट होता है जिससे आप इजीली रोल को लोड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्टॉपेज होता है सिक्योरिटी सेंसर्स के साथ में। अगर किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम आता है तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। और ऑपरेटर के लिए प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि आपका सेंसर डिवाइस लगा होता है, आपकी टच स्क्रीन लगी हुई होती है, वहां से इसे ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। ये है आपकी ऑटोमेटिक फैब्रिक स्प्रेडिंग मशीन। देखिए इसमें आपको यहाँ पर ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, टच स्क्रीन। यहाँ आपका फीड किया हुआ है ये फैब्रिक का रोल, इस तरह से आते हुए ये बिल्कुल इतनी जगह से इसे ये फिक्स किया हुआ है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेंशन इस पर देकर के इसे टाइट कर दिया गया है, और उसी एक ही टेंशन से, एक जैसे तनाव से कपड़ा आपका इधर जाता है। देखिए यहाँ पर इसे क्लिप पे ये इससे जो है क्लोज कर दिया है, ताकि आप जब इधर साइड अगर ज्यादा टेंशन आ जाता है तो इधर से कपड़ा खींच नहीं सकता है। ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है। जब ये यहाँ पहुंचता है, यहाँ आपका कटर होता है, जैसे ये कपड़ा यहाँ आता है कटर इस लेयर को यहाँ से कट कर देता है। फिर से आपका जो है ये रोलर फीड करने के लिए इधर आता है। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर होता है, यहाँ कपड़ा जहाँ से आपने इसे फिक्स किया है वहां से फिर से ले हो जाता है। जैसे ही आपका आगे बढ़ता है रोलर, ये वापस इसे क्लोज करके इसे टाइट कर देता है, और वैसे ही ये आगे बढ़ जाता है। ये मशीन इतनी फास्ट काम करती है कि इसकी स्पीड जो आपने देखी है 100 मीटर पर मिनट इसमें कपड़ा आपका स्प्रेड हो जाता है। अब इसके फीचर्स हम देखेंगे। इसमें जो स्प्रेडिंग हाइट है 220 mm, रोलर का मैक्सिमम डायमीटर 650 mm तक हो सकता है। वेट 200 kg। देखिए वहाँ 120 kg था सेमी ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक में 200 kg का रोल एक ही बार में फिट किया जा सकता है। स्पीड इसकी 100 मीटर पर मिनट है, और वेट इसकी जो अवेलेबल है, और इसकी पावर जो है 4 किलोवाट की है। अब कुछ पैरामीटर्स जो इसके होते हैं उसके आधार पर हम दोनों मशीनों को देख सकते हैं।
कंपेयर करके कि आपको कौन सी मशीन ज़्यादा सूटेबल है। स्प्रेडिंग इक्विपमेंट्स, इसमें देखिए मैनुअल में आपके होते हैं स्प्रेडिंग टेबल, फैब्रिक फीडर और कटिंग डिवाइस, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। वहीं आपकी ऑटोमेटिक मशीन में स्प्रेडिंग टेबल और स्प्रेडिंग मशीन सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। एक आपकी टेबल, टेबल तो हर जगह चाहिए, यहाँ सिर्फ स्प्रेडिंग मशीन है, उसी में आपका फैब्रिक फीडर भी है और उसी में आपका कटिंग डिवाइस भी है। फिर आप स्प्रेडिंग प्रिंसिपल्स, आप देखते हैं जो भी काम टेक्निकली हम करते हैं उन सभी के कोई ना कोई उनके सभी के किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो जो स्प्रेडिंग होती है, प्रीसेट नंबर ऑफ प्लाईज, यहाँ हम प्लाईज, प्लाईज का मतलब क्या होगा, जो एक एक लेयर, जो कपड़े की ले है, एक एक लेयर है, उन्हें हम प्लाईज कहते हैं। मान लीजिए आपने 100 लेयर्स कपड़े की जो है स्प्रेड किए, एक के ऊपर एक आपने सारी लेयर्स को स्प्रेड किया है, तो वो आपकी प्लाईज की कितनी काउंटिंग होगी, 100। 50 लेयर्स है तो 50, 200 है तो 200 प्लाईज। इस तरह से इसकी जो होती है स्प्रेडिंग ऑफ प्री सेट नंबर, आप इसमें पहले से सेट कर सकते हैं उतनी ही फ्री प्लाईज को। आप प्री सेट नंबर स्प्रेडिंग इसमें नहीं हो सकती, आपको ही करना होता है, मैनुअली करना है, क्योंकि यहाँ आपको विजुअल फ्लॉ आइडेंटिफिकेशन बाय एन ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होता है उसको खुद ही जो फ्लॉ, जो भी उसमें कमी या त्रुटि या दोष होता है, कपड़े में कोई होल है, कहीं से गंदा है या कहीं से कटा फटा है, तो वो आपको ही आइडेंटिफाई करना होता है। वहीं स्प्लाइसिंग मैनुअली यूजिंग ऑन द टेबल मार्क, स्प्लाइस मार्क्स एंड प्रिंटेड मार्कर्स, यहाँ आपको उसे जो होता है उसे स्प्लिट करने के लिए, उसे अलग करने के लिए टेबल पर आप खुद ही मार्क करते हैं, और इसके लिए आप प्रिंटेड मार्कर्स का यूज करते हैं, स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। फिर आपकी ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसमें स्प्रेडिंग के लिए जो प्री सेट नंबर्स ऑफ प्लाईज, इसमें प्लाईज के जो नंबर होते हैं हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं और उसमें फीड कर देते हैं। विजुअल फ्लॉ आइडेंटिफिकेशन बाय एन ऑपरेटर, splicing using registered data about flower placement and spatial software। देखिए यहाँ पर जो आपकी वो होती है, स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन, उस पर आपको पूरा डाटा मिल जाता है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी लेयर में इसमें जो है दोष है, कट है या कुछ खराबी है, वो कहाँ कहाँ पर आई है, तो आपको उसमें सॉफ्टवेयर की मदद से ये सारी चीजें उसमें मिल जाती हैं। फिर आपका स्प्रेडिंग मेथड, स्प्रेडिंग मेथड में आपका आ जाएगा ऑल काइंड ऑफ फैब्रिक्स मैनुअली, किसी भी तरह का कपड़ा आपको हाथ से ही उसे स्प्रेड करना है। यहाँ पर है हाई क्वालिटी इजी स्प्रेड फैब्रिक्स फुल्ली ऑटोमेटेड वे, पूरी तरह से ऑटोमेटेड वे में आप किसी भी तरह के हाई क्वालिटी या कैसे भी कपड़े को इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। अब आपको एडवांटेजेस में आएगा एबिलिटी टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स, सभी तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें स्प्रेड करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, बहुत ही लो एक्सपेंसेस पर ये काम करती है। ओनली वन ऑपरेटर नीडेड, इसमें केवल एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। लो वर्कलोड, और एक व्यक्ति के ऊपर भी बहुत कम वर्कलोड होता है जो इसे ऑपरेट करता है। टाइप्स ऑफ फैब्रिक स्प्रेडिंग, अभी आपने देखा जो ये थी मेथड थी, अब हम देखेंगे स्प्रेडिंग जो फैब्रिक की होती है वो कितने प्रकार से होती है। हम सोचते हैं कि कपड़ा ही तो स्प्रेड करना है, कैसे करेंगे स्प्रेड, सिंपल स्प्रेड करना है, लेकिन नहीं, यहाँ आपको जब स्पेसिफिकेशन शीट मिलती है, आपके पास जब ऑर्डर आता है तो आपको एक स्पेसिफिकेशन शीट दी जाती है जिसमें सारे के सारे उनको जो भी चाहिए डिमांड के अकॉर्डिंग हर चीज लिखी रहती है, और उसके अनुसार आपको उन्हें स्प्रेडिंग करके कटिंग करनी है। क्योंकि आपको जब स्टिचिंग के लिए प्रोडक्शन के लिए तैयारी करनी है तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो होगी आपकी फैब्रिक स्प्रेड होगा, देन कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद ये स्टिच होगा और फिर फिनिश किया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें दो तरह से जो है आपकी स्प्रेडिंग की जाती है। फर्स्ट है फ्लैट स्प्रेडिंग, फ्लैट यानी सीधी, स्क्रैम्बल्ड स्प्रेड भी बोलते हैं इसे। ये बहुत ही इकोनॉमिक मेथड होती है स्प्रेडिंग की, जहां पर एक सिंगल सेक्शन मेकर, जब एक ही सिंगल सेक्शन में आपको कपड़ा स्प्रेड करना होता है, यानी कि सारा जो कपड़ा है आपका फैब्रिक का जो रोल है उसे एक इक्वल 20 मीटर है, 10 मीटर है, जितनी भी लेंथ है, सारे कपड़े को एक जैसी लेंथ पर ही आपको स्प्रेड करना होता है। और
उसको आपको डिवाइड करना होता है। कितनी प्लाईज होंगी आपके फैब्रिक की, ये डिपेंड करती है आपकी ऑर्डर के ऊपर कि आपको कितने पीसेस कटिंग किए हुए चाहिए। फैब्रिक जो होता है नॉर्मली मल्टीपल्स रेशो में हम मार्कर जब बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कि एक ही मार्कर अलग अलग साइज में एक ही शीट पर मार्कर बनाया जाए, और मार्कर की जो साइज होती है उसी उसकी साइज और कपड़े की जो विड्थ होती है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसी फैब्रिक के ऊपर, उसी ले के ऊपर आपका मार्कर ले करना है। देन उस मार्कर से आपको उस पर मार्किंग करनी है लेआउट करके। तो इस तरह से आपके मार्कर की और ले की जो लेंथ है दोनों की इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपकी जो स्प्रेडिंग के लिए है, ये प्लाईज को आपको मल्टीप्लाई करना होता है कि आपके एक मार्कर में कितने कंपोनेंट्स कौन से पार्ट के हैं। जैसे आप शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट की फ्रंट है, बैक है, फ्रंट 2 पीस होंगे, बैक 1 पीस में होगा। सबसे पहले आपको जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो देखने होते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करके देखना होता है एक लेयर में से आपके कितने पीस निकल रहे हैं, कौन सी साइज की, और फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। और जितने मल्टीप्लाई करने हो उतनी ही फिर हमें इनकी फैब्रिक की प्राइस को स्प्रेड करना होता है। टाइप्स ऑफ फैब्रिक स्प्रेड्स में आपका है दूसरा स्टेप्ड स्प्रेड्स। स्टेप्ड में आपका आ जाएगा, देखिए जब आपका फ्लैट स्प्रेड होता है तो सारी लेयर्स एक समान एक ही लेंथ में की जाती है स्प्रेड। लेकिन स्टेप्ड में क्या होता है, यहाँ पर जो मेथड है ये बहुत ये स्मॉल स्टेप्स में भी हो सकती है, अलग अलग आपकी जो लेंथ है उसमें वेरी हो सकता है। ये हर फैब्रिक की जो प्राइस होती है उनमें अलग अलग लेंथ इनकी अलग होती है, लेकिन विड्थ इनकी जो होती है वो सेम होती है। इसका जो यूज किया जाता है कॉमनली ऐसे ऑर्डर के लिए किया जाता है जहां पर इम्बैलेंसिंग होती है क्वांटिटीज में कटिंग की। जैसे कुछ पार्ट्स जो हैं आपको कम चाहिए और कुछ पार्ट्स आपको ज्यादा चाहिए, या जो बड़े पार्ट्स हैं उनके लिए आपको फैब्रिक ज्यादा लग रहा है और छोटे कंपोनेंट्स जो है उनके लिए आपको कम लग रहा है। तो आप उतना ही उस प्राइस को मल्टीप्लाई करके एक बार एक फर्स्ट लेयर को के ऊपर आप मार्कर को ले करके सेट करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते कितने पीस चाहिए, और फिर जो आपको कपड़ा कम लगना है वहां पर आप इनकी जो लेंथ है आपकी प्राइस की उसको चेंज करके छोटा कर सकते हैं। इससे आपका फैब्रिक वेस्ट होने से बचता है और एक ही बार में एक समान कटिंग आपको मिल जाती है। जैसे अब यहाँ पर ये वाले जो कंपोनेंट्स है ये हमें ज्यादा चाहिए, तो ये देखिए ये इतनी लेयर्स में कटिंग होगा, यानी कि जो नीचे लेयर्स हैं प्लस ऊपर भी इसके लेयर है, यानी ये वाले जो पीस है जस्ट इससे डबल कटिंग होंगे और ये पीस इससे आधे कटिंग होगी, क्योंकि ये सिर्फ इतनी लेयर में कट होने हैं। तो इस तरह से जो स्टेप्ड स्प्रेडिंग होती है वो की जाती है। अभी देखिए आपको स्प्रेडिंग के बारे में इतना नॉलेज होने के बाद में अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में अगर आपको इस तरह से कोई काम दिया जाता है तो आप इससे परिचित हैं, आप इसे इंट्रोड्यूस्ड हैं, आप जानते हैं कि स्प्रेडिंग क्या होती है, इसमें कितनी तरह की मशीन कैसे कैसे अप्लाई क्या होती है। आपको ऑर्डर के अनुसार जो आपको स्पेसिफिकेशन शीट में दिए गए स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं उनके अनुसार आपको किस तरह से इस पर लेआउट करना है, किस तरह से इसकी लेयर्स बनानी है और कैसी आप इसमें प्लानिंग यूज कर सकते हैं, आपको कौन सा इसमें स्प्रेडिंग सही रहेगा इस तरह के मार्कर के लिए। तो आपको ये सारी चीजें पता होने से आप इन चीजों को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। 2-4 बार अगर आप इनमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आप एकदम इनमें क्लियर हो जाते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ से जब आप कोर्स करते हैं और उसके बाद में आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री में आप उन्हें विजुलाइज करते हैं, देखते हैं कि कितने बड़े स्तर पर आपने यहाँ सिर्फ एक मशीन 2 मशीन पर काम किया है, आपने ओवरलॉक मशीन चलाई, स्टिचिंग मशीन चलाई, लेकिन उन मशीन्स में जब आप देखते हैं कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस भी हैं, उन मशीनों से भी कितनी एडवांस मशीनें हैं। ये सब आपको और आपका इस तरह से आपका जो दृष्टिकोण होता है, आपका जो सोचने का जो आपका एरिया होता है वो बढ़ता जाता है, आपकी सोच बढ़ती जाती है और आप सोचने लगते हैं इंडस्ट्री के बारे में। पहले आप सोचते हैं कि हम घर में काम करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में जाने के बाद में आप सोच सकते हैं कि अरे घर में काम करने से तो अच्छा है कि हम इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं या हम अपनी इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस सारी होती है जब आपको पता होती है तो आपको लगता है कि आप इंडस्ट्री के कितने करीब हैं, कितने अच्छी तरह से आप इसे जानते हैं। अब देखिए स्प्रेडिंग के प्रोसेस के लिए हमें किन किन बातों की किन किन चीजों की जरूरत होती है, क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है आपका अलाइनमेंट ऑफ प्लाईज इन बोथ लेंथ एंड विड्थ डायरेक्शन। प्लाईज का जो अलाइनमेंट होता है विड्थ और लेंथ दोनों ही डायरेक्शन में आपको
एक समान रखना चाहिए। फैब्रिक मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू मार्कर लेंथ एंड विड्थ। आपका जो मार्कर है उसके अनुसार ही आपकी जो प्लाईज की लेंथ और विड्थ है वो होनी चाहिए। मालूम पड़ा आपने लेंथ फैब्रिक की बहुत ज्यादा कर ली है और आपका मार्कर उस पूरी लेंथ में आ ही नहीं रहा है, तो क्या आप इतना कपड़ा वेस्ट करेंगे या दोबारा उसकी आप लेइंग करेंगे? कितना आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमेशा मार्कर को देखते हुए ही आपको फैब्रिक की ले लेंथ जो है वो डिसाइड करनी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ फैब्रिक डिफेक्ट्स फ्लॉ। आपको फैब्रिक में आने वाले डिफेक्ट्स और जो भी फ्लॉज होते हैं उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए जो होते हैं टैग का यूज करना चाहिए, ताकि इस आने वाली प्रोसेस में आप इसे अवॉइड कर सकें। करेक्ट प्लाई डायरेक्शन होना चाहिए। प्लाई का जो डायरेक्शन होता है स्पेशली एसिमेट्रिकली प्रिंटेड फैब्रिक्स में, जिन कपड़ों की प्रिंट एसिमेट्रिकल होती है, यानी जैसे ट्री वाला कोई डिजाइन है तो ट्री में ऊपर की तरफ उसकी पत्तियां होनी चाहिए और नीचे की तरफ उसका स्टेम होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम कोई प्रिंट देखते हैं तो उसके हिसाब से हमें फिर फैब्रिक की ले करना चाहिए कि सारी लेयर्स में फैब्रिक एक जैसा आए। आपका फैब्रिक वहां पर आप कंटिन्यू इस बात को आप चेक करते रहे कि फैब्रिक की डिजाइन जो है उसके अनुसार आप उसे फेस अप और ऑल फेसेस डाउन, अगर उसमें फेस वाला डिजाइन है तो सारे फेस अप और फेस डाउन का ध्यान रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फैब्रिक का जो डिजाइन है उसके अनुसार ना बिछाते हुए से उल्टा आप इसे स्प्रेड कर दें। फिर करेक्ट प्लाई टेंशन। प्लाई के लिए मैंने आपको बताया जब हम रोल पर फीड करते हैं, रोल को फीड करते हैं फैब्रिक के, उसके बाद में उसे अलग अलग रोलर्स से होकर के जिगजैग तरीके से निकाला जाता है, जिससे उसमें प्रॉपर टेंशन आ पाए और फैब्रिक एक जैसा बिल्कुल सीधा प्रेस होते हुए आपका ले हो पाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो टेंशन है वो हमेशा आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जब लेकर जाते हैं तो एक समान टेंशन उस पर होना चाहिए। अदरवाइज आपका फैब्रिक लूज हो सकता है या कहीं टाइट होने से खिंच सकता है और कंपोनेंट्स छोटे बड़े कटिंग हो सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ डिस्टॉर्शन इन द स्प्रे ड्यूरिंग कटिंग। आपका जो कटिंग के दौरान कपड़ा हिलता डुलता है उससे बचने के लिए आप जब इसमें फैब्रिक की जैसे ले करते हैं, आप उसकी एक लेयर को फिर कटर की हेल्प से काट देते हैं। नाइफ होता है या कटर होता है उससे आप काट देते हैं। उसके लिए उसके नीचे इसको रोकने के लिए बॉटम पर जो होती है प्लाई की बॉटम पर एक प्लास्टिक शीट या पॉलिथीन को लगा दिया जाता है, जिससे कि आपका ये नाइफ इजीली उस पर स्मूथली उसके ऊपर से निकल सके, क्योंकि मैनुअल स्प्रेडिंग में आपको नाइफ का यूज करना होता है। फैब्रिक मस्ट बी फ्लैट एंड फ्री फ्रॉम एनी क्रिंकल एंड क्रीज। फैब्रिक जो होता है आपका पूरी तरह से स्मूथ प्रेस किया हुआ एक जैसा होना चाहिए, वरना उसके डायमेंशन में अंतर आ सकता है, यानी कि कहीं से वो ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है और उसकी सेल्वेज की तरफ से या कहीं से कम ज्यादा उसकी चौड़ाई हो सकती है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो फैब्रिक है वो क्रीजलेस होना चाहिए, क्रीज फ्री होना चाहिए। चेक्स एंड स्ट्राइप्स। अगर कपड़ा आपका चेक्स वाला है, स्ट्राइप्स वाला है, तो आपको हर एक लेयर में जब आप फैब्रिक को स्प्रेड करते हैं, मान लीजिए आप पहली लेयर लेकर गए और वहां पर आपकी चेक्स की जो लाइन आ रही है उस लाइन पर आपने फैब्रिक को कट कर दिया, आप फिर से रोलर को ऊपर की तरफ लेके गए, वहां से आपने फिर फैब्रिक जब स्टार्ट किया लगाना, तो आपकी वही लाइन जो ऊपर स्टार्टिंग में थी दोबारा से जो अगली लेयर आपकी है, नेक्स्ट वाली जो लेयर है उसमें वही लाइन, वही चेक्स की लाइन नीचे वाली लाइन से मिलनी चाहिए। अदरवाइज आपके कंपोनेंट सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कौन सा पार्ट दो फ्रंट आपस में जब जुड़ेंगे, फ्रंट और बैक जोड़ते हैं, तो उनकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है सीम लाइन पर आपस में मिलनी चाहिए, ब्रैकेट पर आपकी लाइन आपस में मिलनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप चेक्स या लाइंस वाला फैब्रिक होता है तो उनका जब आप स्प्रेडिंग करते हैं तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि आपकी हर एक लाइन, हर ले में, हर लेयर में हर एक लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होनी चाहिए। ये तो आपने पूरा इसके बारे में पढ़ा भी, आपने स्प्रेडिंग की प्रोसेस, स्प्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और स्प्रेडिंग कैसे की जाती है, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, इसके लिए कौन कौन से मशीन्स का यूज किया जाता है। ये सब पढ़ने के बाद अब आप लोग को मेरी क्लास जब मैंने ली और आपने कितना समझा है इसे जानने के लिए हम एक क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं और कहीं से नहीं लाई हूँ, मैंने इसी चैप्टर से के बीच बीच में से
आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जब आप आंसर सब्जेक्टिव होता है तो आप उस आंसर के बारे में, आपसे 1 लाइन का आंसर पूछा जाए तो 5 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको 5 लाइन पढ़कर एक छोटा सा ऑप्शन ढूंढना होता है, जो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो 4 ऑप्शन होते हैं, वो चारों ही उससे रिलेटेड होते हैं। और चारों ही, अगर हमें यही क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्टिव लिखना होगा तो शायद हम इन चारों ऑप्शन के बारे में उसमें लिख डालेंगे, लेकिन यहाँ आपके पास सिंगल चॉइस होती है, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए साथ साथ में आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी के साथ में आपको उनके क्वेश्चंस खुद से बनाने चाहिए और उसके लिए ऑप्शन भी खुद सर्च करने चाहिए। इससे आपकी एक्सरसाइज होती है, आपका रिवीजन होता है और आप उस चैप्टर को डीपली समझ पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछ रही हूँ, विच टाइप ऑफ ले हैज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। किस प्रकार के जो ले होते हैं उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मतलब एक एक अलग अलग जो भाग होते हैं उन्हें लिया जाता है। डबल पिक ले, डेफिशिएंट ले, मल्टीपल ले या सिंगल पिक ले। यहाँ आएगा आपका आंसर सिंगल पिक ले, मतलब अगर एक ही लेयर होगी तो उसमें आपको सारे कंपोनेंट्स इंडिविजुअली काटने पड़ेंगे। डबल लेयर होगी तो ऑब्वियसली आपको फ्रंट फोल्ड में करके आप, या दो दो लेयर है तो आपको फ्रंट एक ही बार कटिंग करना पड़ेगा, दोनों पार्ट आपको उसके ऊपर ले नहीं करना है ना। और मल्टीपल ले होंगी तो आपके ज्यादा पीसेस कटिंग होंगे। जब सिंगल पिक ले होगी तो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को काटना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ले। यहाँ एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें पूछा गया है ये ले का कौन सा ले है, ये इसका नाम क्या है। इसे हम कहेंगे स्टेप्ड ले। ये आपका कौन सा ले है, एक होता है आपका फ्लैट और दूसरा होता है आपका स्टेप्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रेडिंग आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। कितने प्रकार की स्प्रेडिंग का इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। लेइंग 2 प्रकार से होती है, एक मैनुअल और दूसरी मैकेनिकल या मशीन से की जाने वाली स्प्रेडिंग। तो इंडस्ट्रीज में दोनों का यूज, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां मैनुअली स्प्रेडिंग की जाती है और बड़ी इंडस्ट्रीज में आपकी मशीन स्प्रेडिंग की जाती है। देयर आर मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग। कितनी मेथड्स स्प्रेडिंग की, 2 मेथड्स हैं, फ्लैट स्प्रेडिंग और स्टेप्ड स्प्रेडिंग। फिर आपका मैक्सिमम वेट ऑफ क्लॉथ रोल कैन बी कैरिड बाय सेमी ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन। अब यहाँ आपके लिए कंफ्यूजन है, यहाँ आपको ये चीज याद रहती है, यहाँ 200 kg था, लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है। यहाँ आपको क्वेश्चन में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन दिया है तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 120 kg। फिर आपका मैक्सिमम स्प्रेडिंग स्पीड इन ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन। ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन की अधिकतम जो स्पीड होती है स्प्रेडिंग करने की वो क्या होती है। ये इसका आंसर आएगा 100 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 100 मीटर की इसकी जो स्प्रेडिंग की स्पीड होती है। तो बच्चों ये आज आपको कैसा लगा, ये आज आपने स्प्रेडिंग के बारे में पूरा पढ़ा। थैंक यू सो मच। आप इसका यूज करें, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व करें, और क्वेश्चन हो सकता है तो आप भी अपने से क्वेश्चन प्रिपेयर करें।